हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक माफिया स्टोरी लेकर आऊँगी, तो मैं ले आ चुकी हूँ। स्टोरी का प्लॉट बहुत बड़ा है, चाइल्डहुड से लेकर शुरू होगा। एंड ये वंशन स्टोरी है। टॉप लन वांगजी, बॉटम विंग है एंड ये ओमेगावर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको सब स्टोरी में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं मेरा लिखा हुआ फर्स्ट माफिया स्टोरी, माय माफिया क्लासमेट। इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगेगा ज़रूर ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। स्टोरी के शुरुआत में हमें 21 साल के विंग को दिखाया जाता है, जिसका आज ग्रेजुएशन डे है। आज वो अपने कॉलेज को एंड करने वाला है। उसका कॉलेज लाइफ आज ख़त्म होने वाला है। सारा सेरेमनी हो चुका है। अब सारे स्टूडेंट्स एक एक करके हॉल से बाहर आ रहे थे और अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे थे। सारे स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे और फ़ोटो क्लिक हो रहा था। सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप है ना, एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, बुकेज़ दिए जा रहे थे फ्लावर्स के। तो सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस डे को। विंग उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी का जो हॉल है वहाँ से बाहर आता है और आसपास देखता है। उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रहा था जो उसे कहीं आसपास तो नहीं दिखा। तो विंग का दिल बहुत ही छोटा सा हो गया। उसे थोड़ा सा सैड फील हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को चीयर अप किया और बोला, विंग, लगता है वो बिज़ी है। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे हर सक्सेस में खुश रहते हैं और इस बार भी वो खुश है। तो चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ा। कॉलेज में विंग के ज़्यादा दोस्त नहीं है। इसका रीज़न एक है कि विंग इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के थ्रू आया है। यही वजह है कि सब विंग से दूरियां बना कर रखते हैं। विंग भी ज़्यादा किसी के पास नहीं जाता है। वो खुद में खुश रहने वाला इंसान है और वो अकेला ही खुश है। लेकिन ये भी नहीं है कि विंग का कोई दोस्त नहीं है। उसका एक बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम निये होएसांग है। वो एक ओमेगा है और विंग भी एक ओमेगा है। निये होएसांग से कॉलेज में ही विंग का मुलाकात हुआ था और फिर दोस्ती। तो वो दोनों दोस्त हैं। निये होएसांग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसका कोई है नहीं, मतलब निये होएसांग का पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उसका एक बड़ा भाई है। विंग निये होएसांग को देख पा रहा था जो अपने भाई से कुछ कह रहा था। निये मिंजू निये होएसांग को शायद डांट रहे थे। विंग ने हंसा। उसे बहुत पसंद है निये मिंजू। निये मिंजू गगा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो अपने भाई मतलब निये होएसांग से बहुत बहुत प्यार करते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही होएसांग ने कहा, विंग तुम आ गए, यहाँ आओ। विंग भी वहाँ पर गया और कहा, हेलो गगा। निये मिंजू ने अपना सर नोट किया और बोला, विंग ये लो। ये कहते हुए निये मिंजू ने विंग की तरफ एक सनफ्लावर का बुके बढ़ा दिया, जिसे देखकर विंग का दिल, जो अब तक खुश रहने की कोशिश कर रहा था, वो खुशी भी कहीं गायब हो गया था। लेकिन विंग ने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखा और उसने अपने हाथों में उस बुके को पकड़ लिया। फिर विंग उन सनफ्लावर्स को अपने हाथों से टच करता है। हाँ, इन सनफ्लावर्स में कुछ तो ऐसा है जो विंग को उदास करने के लिए काफ़ी है। बीजिंग आने के बाद विंग ने कभी भी सनफ्लावर को मुड़कर देखा भी नहीं। निये होएसांग ने विंग को होश में लाया, उसके सोच से बाहर लेकर आया और कहा, विंग कहाँ खो गए, चलो ना फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। विंग ने अपने चेहरे पर एक बार फिर वही बड़ा सा स्माइल लाया और कहा, हाँ चलो। फिर निये मिंजू ने निये होएसांग और विंग के बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए। फिर विंग ने कहा, होएसांग अब मुझे जाना होगा। होएसांग ने कहा, हाँ ज़रूर, कल मिलेंगे, ठीक है। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो निकल गया। सीधा विंग बस स्टैंड गया, वहाँ से बस पकड़ के घर के लिए निकल गया। उसका दिल सच में उदास है। एक तो उसके हाथों में सनफ्लावर है, जो फ्लावर वो कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा पकड़ना ही नहीं चाहता था, और दूसरा आज उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन उसने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहा था कि वो इंसान आज के दिन उसके साथ हो, वो इंसान नहीं आ पाया है।
ज़रूर ही उन्हें कोई काम होगा, विंग ने अपने मन में सोचा और खुद को वो बार बार दिलासा देने लगा। तभी विंग के पास कॉल आया, जिस कॉल को पाकर विंग के चेहरे का जो उदासी है ना, वो थोड़ा सा तो गायब हो ही गया था। विंग ने कॉल को रिसीव किया और कहा, हेलो अंकल। उस तरफ से कुछ कहा गया तो विंग खुशी से कहता है, नहीं अंकल, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप नहीं आ पाए हो इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन आप काम में बिज़ी हो, मुझे पता है। आपको इतना सॉरी कहने का ज़रूरत नहीं है। तो उस तरफ से भी कुछ कहा गया। फिर विंग ने कहा, ठीक है अंकल, मैं घर आ गया हूँ, मुझे जॉब के लिए भी जाना है। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कह के विंग ने कॉल को कट कर दिया था। विंग अभी भी घर नहीं पहुँचा है, अभी भी आधा घंटा लगेगा बस में जाने के लिए। तो विंग ने कॉल को बस ऐसे ही काट दिया। उसको ज़्यादा मन नहीं था कि वो बात करे, उदास है वो। उसे पता है कि अंकल बिज़ी है, बट फिर भी उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो आएंगे। विंग ने अपने सर को बस के विंडो में टिका दिया था और सोचने लग गया था उसकी ज़िंदगी के बारे में। वो एक अनाथ ओमेगा है, उसे पता भी नहीं है कि उसके माँ और बाबा कैसे दिखते थे। उनके बारे में याद आते ही विंग के सामने कुछ धुंधला सा दिखने लगता है। दो इंसान, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा सही से नहीं देख पाता विंग कभी भी। धुंधले में भी उनका मुस्कुराहट ज़रूर देख पाता है विंग। वही विंग के माँ और बाबा है। विंग जब 4 साल का हुआ तब उसके एक दूर के अंकल ने उसे अडॉप्ट किया और अपने घर लेकर गए। वहाँ पर विंग अपने 17 सालों तक रहा। जब तक वो 17 साल का नहीं हुआ तब तक वो वहीं पर रहा था। वहीं से विंग ने अपने हाई स्कूल को कंप्लीट किया था। उस घर में विंग को सब प्यार तो करते थे। शिजिए, उसका एक बड़ा भाई था, वो और अंकल सभी प्यार करते थे, सिवाय आंट के। वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ना ही प्यार करते थे। लेकिन अपने 17 साल की उम्र में विंग ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आंट, जो विंग से कभी प्यार नहीं करते थे, वो विंग से नफ़रत करने लग गए थे, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर विंग का वो ठिकाना भी विंग ने खो दिया। विंग को शंघाई छोड़कर बीजिंग आना पड़ा। बीजिंग एक नया शहर था जिसका कुछ भी विंग नहीं पहचानता था। विंग के पास ना पैसे थे और ना ही रहने का कोई ठिकाना। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान एकदम मजबूर हो जाता है, जब कोई नहीं होता मदद करने के लिए, तब ऊपर वाला किसी ना किसी तरीके से मदद कर ही देता है। तो विंग को भी एक अनजान शहर में एक जाना पहचाना इंसान मिला। वो इंसान और कोई नहीं, जिसके साथ विंग अभी बात कर रहा था ना, वो अंकल। वो है विंग के ऑर्फनेज का, मतलब जिस ऑर्फनेज में विंग बड़ा हुआ था, 4 साल तक रहा था, उस ऑर्फनेज का जो केयरटेकर था वो अंकल यहाँ पर एक बिज़नेस करते हैं और वो बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं। आज भी वो अपने कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर गए थे और आने में उन्हें लेट हो जाएगा, इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाए। विंग का जो सेरेमनी है, ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसे अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बहुत बार सॉरी बोला। इतने में ही बस विंग के स्टॉप पर आके रुक गया जहाँ पर विंग को उतारना था। तो विंग तुरंत उतर जाता है और चलने लगता है। उसने अपने हाथों के बीच मजबूती से वो सनफ्लावर का बुके पकड़ा हुआ था। उसे वो छोड़ नहीं पा रहा था और ना ही उसकी तरफ देख पा रहा था। जब जब वो उन सनफ्लावर्स को देख रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके आँखों के सामने एक गोल्डन आइस बार बार आ रहा था और महसूस हो रहा था कि वो विंग को बहुत बुरी तरीके से ब्लेम कर रहा है। बहुत उन नज़रों में, उन गोल्डन आइस में बहुत बहुत ज़्यादा शिकायत भरा है, बहुत नाराज़गी भरा है, बहुत गुस्सा है। सब विंग के लिए है, लेकिन विंग क्या करेगा? उसके पास कोई चारा नहीं था और ना अब है। विंग हमेशा चाहता है कि वो इंसान खुश रहे। हमेशा ये बात वो अपने मन में कहता है कि वो खुश रहे, जहाँ भी वो है वो खुश रहे और वो विंग को भूल जाए। शायद अब तक इतने साल गुजर गए, वो शायद भूल भी चुका है। ये सब सोचते हुए विंग ने गहरा सा व्रत लिया और
उन सनफ्लावर्स को अपने सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ हमें एक डार्क फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। कुछ तो वहाँ पर मीटिंग चल रहा था और उनके बीच में एक इंसान चुपचाप बैठा हुआ था। उसने प्योर ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, बिजनेस सूट, जिसमें वो बहुत बहुत हैंडसम लग रहा था। लगे भी क्यों ना, वो इंसान चाइना का टॉप बिजनेसमैन और वर्ल्ड का टॉप 3 और सबसे यंग हैंडसम बैचलर बिजनेसमैन भी तो है। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था और चुपचाप सारे लोगों के बहस को सुन रहा था। उस इंसान ने काउंट किया 3, 2, 1। बस इतने में ही सब चुप हो गए थे। सारे के सारे लोग, वहाँ पर 15 से 20 लोग थे, सब चुप हो गए थे। सब चुप करके उस हैंडसम यंग बिजनेसमैन को देख रहे थे। एक बुजुर्ग इंसान ने कहा, मिस्टर लैन, हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, चाहे आप कितना ही चार्ज क्यों ना करें, हम वो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें चाहिए। उस बुजुर्ग इंसान को रोकते हुए दूसरा पार्टी कहता है, नहीं मिस्टर लान वांग जी, हमें प्रोजेक्ट चाहिए। आपको हम हर वो चीज़ देंगे जो आप चाह रहे हो। वांग जी ने उस इंसान के बातों को अच्छे से सुना और कहा, थैंक गॉड कोई तो समझा कि लान वांग जी को मनी का नीड नहीं है। हाँ, लान वांग जी हमेशा प्रॉफिट देखता है, लेकिन ये किसने कह दिया कि मनी मिलने से ही प्रॉफिट होता है। सो मिस्टर टॉरेंट, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये कहते हुए वांग जी उठकर खड़ा हो गया और वो वहाँ से चुपचाप निकल आया। वो गोडाउन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कुछ भी नहीं है आसपास। एकदम खाली पड़ा हुआ एक गोडाउन है जहाँ पर वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन्स बैठे हुए थे और वहाँ पर एसी फैन कुछ भी नहीं था। सारे लोग दौड़े दौड़े लान वांगजी से इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे। वांगजी के जाने के बाद मिस्टर टॉरेंट, उस बुजुर्ग इंसान जो पहले वांगजी को पैसे का ऑफर दे रहा था, उसे टोंट मारते हुए कहता है, लान वांगजी को पैसे का ऑफर देना, वाओ, आप में काफ़ी हिम्मत है मिस्टर जॉन। ये कहते हुए मिस्टर टॉरेंट उठकर खड़े हो गए और वहाँ से निकल आए। एक एक करके सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे और सारे मिस्टर जॉन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि लान वांगजी को पैसे का ऑफर देना बेवकूफ़ी है। वांगजी जो अपने कार में बैठा हुआ था, उसके पास उसका पर्सनल सेक्रेटरी सोंगलैन था। सोंगलैन ने कहा, सर बीजिंग जाना है, वहाँ पर चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ ग्रुप का मीटिंग रखा है एंड उन्होंने ऑर्डर दिया है आपको शामिल होने का। यह सुनकर वांगजी का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो पूरी तरीके से एक्सप्रेशनलेस होकर बैठा हुआ था। उसने बस कहा, ओके चलो, बस इतना, और उसने कुछ भी नहीं कहा। 2 घंटे में वांगजी बीजिंग पहुंच गया था। बीजिंग एयरपोर्ट में उसे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। वांगजी के लिए कार का डोर ओपन कर दिया गया। वांगजी कार में जाके बैठ गया और फिर एयरपोर्ट से वो लोग निकल आए। रास्ते पर ट्रैफिक जाम हुआ और वहाँ पर जैसे ही कार रुका ना, एक बॉय जो फ्लावर्स को बेच रहा था, वो हर कार के पास आ रहा था और विंडो को नॉक कर रहा था। वो वांगजी के कार के पास भी आया और विंडो को नॉक किया। वांगजी जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने विंडो को ओपन कर दिया तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा जो मुश्किल से 10 या 11 साल का होगा, अपने हाथों में बहुत सारे लोटस को लेकर खड़ा है। वांगजी का नज़र बॉय से हटकर उन लोटस पर ही अटक गया था। वो बच्चा कहता है, गगा ये बहुत ही ताज़े लोटस है, क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? आपका ओमेगा बहुत खुश हो जाएगा गगा इन लोटस को देखकर। ये सुनकर वांगजी ने उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा। सोंगलैन जो वांगजी के पास ही बैठा था, उसने कहा, हे बॉय, हमारे सर सिंगल है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वांगजी ने सोंगलैन को रोक दिया और उन लोटस को ले लिया।
और उस बच्चे को पे किया, जो कि बहुत ज़्यादा था। उस बच्चे ने कहा भी था, गगा ये बहुत पैसे हैं। वांग जी ने कहा, रख लो, इसके बदले तुम प्रे कर सकते हो कि मेरे ओमेगा तक ये लोटस पहुंच जाए। ये सुनकर उस बॉय को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर ट्रैफिक जैम छूट गया था, मतलब जैम हट गया था, और फिर से जो कार्स है वो चलने लग गया था। वांग जी उन लोटस को पकड़ के रखा था और बार बार उन्हें देख रहा था। सॉन्गलैंड पहली बार अपने सर के मुंह से किसी ओमेगा का नाम सुन रहा है, मतलब नाम नहीं बट ओमेगा ये शब्द ही सुन रहा है पहली बार। वो वांग जी के साथ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 3 साल से है, लेकिन इन 3 सालों में कभी भी उसने लान वांगजी के मुंह पर किसी ओमेगा का जिक्र नहीं सुना है। तो वो सोचता है, क्या सर को किसी ओमेगा पर दिल आया है? कब? और वो ओमेगा कौन हो सकता है? क्या वो कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटी होगी, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन जैसे सर है? बहुत सारे ओमेगास हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही हैं, जो अभी बिजनेस वर्ल्ड में अपने डैड या फिर खुद भी अपने दम पर छोटे छोटे स्टार्टअप को खोल कर बिजनेस कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनमें से कोई है? ये सब कुछ सॉन्गलैंड के दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसे आंसर कुछ भी नहीं मिल रहा था, एकदम ज़ीरो। लेकिन उसने सोचा कि मैं तो हूँ ही सर के साथ, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पता चल ही जाएगा, तो क्यों मैं फालतू में अभी से सोचकर अपना दिमाग ख़राब कर लूँ। इसलिए उसने सोचना बंद कर लिया। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुँच गए थे। बीजिंग में लैंड कॉरपोरेशन के 15 न्यू फैक्ट्रीज तैयार हो चुके हैं, उनका इनॉग्रेशन होने वाला है। इसीलिए आज ये बोर्ड ऑफ मीटिंग रखा गया है और इसे प्रेसिडेंट लैन ने रखा है। मीटिंग में पहुंचकर वांग जी ने देखा कि सभी पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट लैन मतलब अंकल लैन शिचैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और साथ में लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ भी है, और बाकी के बोर्ड मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स आए हुए थे। वांग जी भी लैंड कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर है। एक तो उसे ख़ानदानी तरीके से शेयर मिले हैं, मतलब ये उनका फैमिली बिजनेस है तो उसका शेयर तो है ही। जितना लैन शिचैन का है उतना ही लैन वांग जी का है, तो उस हैसियत से ही उसे बुलाया गया है और इसलिए ही वो यहाँ पर आया है। वरना वो लैंड कॉरपोरेशन में कुछ भी काम नहीं करता है, उसका खुद का बिजनेस है, वो खुद अपना कंपनी रन करता है जो लैंड कॉरपोरेशन को टक्कर देता है और लैंड कॉरपोरेशन से हाई लेवल में है भी। वांग जी के कंपनी का नाम सनशाइन है और वो अभी फ़िलहाल वर्ल्ड के टॉप 3rd कंपनी है। वांग जी लैंड कॉरपोरेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, लेकिन अंकल के वजह से उसे आना पड़ता है, वरना वांग जी को पता है अंकल सीन क्रिएट करेंगे। और साथ में अंकल का वो इमोशनल डायलॉग जो वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वांग जी भी इमोशनल हो जाता है। अंकल जब कहते हैं कि मैं तुम दोनों को बड़ा किया है, तुम दोनों को जिससे किसी भी चीज़ के लिए कभी परेशानी फेस ना करना पड़े, इसलिए मैंने शादी नहीं किया, ये सब कुछ जब अंकल कहते हैं तब वांग जी को फील होता है कि हाँ अंकल ने ये सब कुछ किया तो है, लेकिन वो होता है ना कि कुछ करके उसे बार बार कहना, वैसा ही हो गया था। मतलब अब वांग जी को या फिर लैन शिचैन को बुरा नहीं लगता था अंकल के लिए, क्योंकि इतनी बार उन लोगों ने ये सब कुछ सुन लिया है और वांग जी का एक अलग गुस्सा भी है अंकल के ऊपर, तो इसीलिए वो लैंड कॉरपोरेशन से दूर रहता है। लेकिन ऐसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग में वो आता है, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो रहता है। मतलब वो आता है मीटिंग में, बैठता है, सुनता है और चला जाता है। इससे ज़्यादा वांग जी लैंड कॉरपोरेशन के लिए कुछ नहीं करता, जो लैन कुरैन को बहुत ही गुस्सा दिलाते हैं। उन्हें पता है कि वांग जी ऐसा क्यों करता है। वांग जी ये सब कुछ उस ओमेगा के लिए करता है जो आज से कई सालों पहले वांग जी के ज़िंदगी से चला नहीं गया है, उसे निकाला गया है। ये काम बहुत ही बखूबी से उन्होंने खुद किया है। वो एक 3rd क्लास ओमेगा जिसका ना कोई जन्म का ठिकाना है, ना कोई परिवार है, ना कोई अच्छा स्टेटस है, वो कैसे
लैन फैमिली के साथ जुड़ सकता है। खैर आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वांग जी मीटिंग अटेंड करता है और फिर निकल जाता है। अपने ब्रदर से कुछ बात करके ही वो निकल जाता है, अंकल से बिना मिले और बिना बाय कहे, जो काफ़ी था लैन कुरैन को गुस्सा दिलाने के लिए। वांग जी कार में बैठा हुआ था और कार चलना शुरू कर चुका था। सॉन्गलैन वांग जी के पास बैठा था। सॉन्गलैन ने कहा, सर क्या हम शंघाई वापस लौटने वाले हैं? वांग जी ने मना किया और बोला, नहीं, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पर चलो। वांग जी ने एड्रेस दिया, जिसे सुनकर सॉन्गलैन हैरान हो गया। ये बीजिंग में ही है, छोटा सा एरिया है, मतलब एकदम जो लोग मिडिल क्लास से भी कम रेंज में है वो लोग रहते हैं इस एरिया में, तो उस जगह पर सर का क्या ही काम हो सकता है। लेकिन सॉन्गलैन ने सवाल नहीं किया। वांग जी को ज़्यादा सवाल पसंद नहीं, इसलिए सॉन्गलैन ने ड्राइवर से बस कहा कि उस एड्रेस पर लेकर चलो। ड्राइवर उस एड्रेस पर लेकर गया, लेकिन वो रास्ते इतने ज़्यादा छोटे थे ना कि वहाँ पर ठीक से कार एंटर ही नहीं हो पा रहा था, तो कार को बाहर ही छोड़ना पड़ा था। वांग जी ने उन लोटस को अपने हाथों में लिया और आगे बढ़ गया। सॉन्गलैन वांग जी के बिहेवियर को देखकर बहुत ही हैरान था। लान वांग जी कभी भी ऐसा बिहेव तो नहीं करते। वो यहाँ पर किससे मिलने आए हैं? हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। माय माफिया क्लासमेट का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये बतख कितने ज़्यादा परेशान करें, आज मैं क्या ही कहूँ, इग्नोर करना इनकी आवाज़ों को। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।